Hello everyone, today we are going to see our next topic in the chapter of gravitation. In our last class, we have already discussed the Newton's laws of gravitation. देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। अगर आपके पास मान लो कोई 2 पॉइंट मास है, ठीक है, ये मान लो m1 मास है, ये मान लो m2 मास है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मान लो कितना है r। आपको याद रखना है r जो सेपरेशन है वो इन दोनों के सेंटर के बीच का है, ठीक है, मतलब इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है r। तो आप क्या देखते हो कि इन दोनों के पास मास है, तो इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है। तो ये फोर्स किस पे लगा 1 पे ड्यू टू 2, और ये फोर्स लगा 2 पे ड्यू टू 1। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, मतलब फोर्स डिपेंड करता है, मासेस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका सराउंडिंग मीडियम क्या है, ठीक है। हम लोगों ने वहां पे कुछ बात करी थी, मतलब स्पेशल फीचर ऑफ दिस गिवन फोर्स। फर्स्ट तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका सराउंडिंग मीडियम क्या है। अभी आप यहाँ पे एयर देख रहे हो, अगर आप इन दोनों मास को प्लेस कर दोगे वाटर के अंदर तब भी फोर्स सेम रहने वाला है जो फोर्स अब है एयर के बीच में। तो आपको याद रखना है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम। फिर हम लोगों ने देखा था एक सेकंड फीचर क्या था इसका, कि ये दोनों फोर्स कैसे एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मतलब ठीक है, ये हमारा जो ये आप फोर्स देख रहे हो F12 F21 कैसे फोर्स है, मेरे एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे बोल रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन फोर्स की 3 अपनी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब अगर वो कोई भी फोर्सेस, कोई भी सेट ऑफ फोर्सेस अगर उन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करने चाहिए, ये दो डिफरेंट बॉडी है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, F21 के, मतलब अगर ये फोर्स 5 लगा रहा है इस पे तो ये भी फोर्स कितना लगाएगा, 5 ही लगाने वाला है। तीसरी बात क्या है कि दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशन फोर्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारे ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इस गिवन फोर्स की, कि ये हमारे सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अलोंग द क्या है, सेंट्रल लाइन, ठीक है, ओके। तो आपके कुछ कुछ बातें याद रखनी है इनके बारे में। अगेन आपको मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो यूनिट कैसे लिखा मैंने इसको, देखो जी को मैं लिख सकता हूं F/r² अपॉन में m1 m2, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, केजी इंटू में केजी, केजी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यूनिट लिखते हो इस कैपिटल जी की। और आपको याद रखना है ये जो कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, इसे आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल थिंग्स थी इस गिवन फोर्स के बारे में हम, और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आपको इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूं ये स्मॉल जी क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है वैसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराती है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ जिस रेट से बॉडी को एक्सेलरेट कराती है वो हमारा क्या है, जी, ठीक है। तो आपको इस दोनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, या मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई भी एक अर्थ है और आपको बोला गया है इस अर्थ का जो रेडियस है वो मान लो RE है,
here RE is the radius of earth and ME is the mass of earth. ठीक है, और हमारे पास मान लो कि एक ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस ब्लॉक का मास मान लो कितना है m, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, इसके पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि मास की वजह से कौन सा फोर्स होता है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मतलब ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा फोर्स और अर्थ किस पे लगाएगी, ब्लॉक पे लगाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉक की, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाएगी टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस है आपकी इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द अर्थ, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जो फोर्स लगा ब्लॉक पे ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, अर्थ का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में इस ब्लॉक का जो डायमेंशन होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। भाई हमने क्या बोला था, जो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होता है, सेंटर से होता है, मतलब इसके सेंटर से होगा। बट आप क्या देख रहे हो, इसका जो डायमेंशन है एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ अर्थ वो नेग्लिजिबल है। तो हम लिख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, RE के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो अर्थ का सेंटर हो गया और ये हमारा ब्लॉक का सेंटर हो गया, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, RE के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था अपने इस प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। मान लो अब ये फोर्स किस पे लगा है, ब्लॉक पे, तो क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, लिख सकता हूँ ना ऐसे में। बस जिस पे फोर्स लगा है उसी का ही मास आएगा यहाँ पे, उसी का एक्सेलरेशन आने वाला है यहाँ पे। देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, m में मतलब मास ऑफ ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू G ME m अपॉन में RE स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, A इज इक्वल टू G ME अपॉन में RE स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेट कौन करा रही है, आपकी अर्थ करा रही है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे जो A वो किसके बराबर है, G के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट कौन करा रहा है, अर्थ करा रही है आपकी। तो G किसके बराबर आ चुका है, G ME अपॉन में RE स्क्वायर के। तो ये बात हो रही है हमारे अर्थ के लिए भी, ठीक है। अब देखो ऐसे हर एक, अगर मैं बात करूँ, ये मान लो मेरे पास कोई दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, इसका अपना कुछ मास होगा, इसके अगर मैं सरफेस पे कोई भी एक ब्लॉक प्लेस कर दूं तो वहां पे कुछ अलग फॉर्मूला आएगा। तो मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, G मतलब स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू में मास ऑफ दैट प्लैनेट सैटेलाइट, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट और सैटेलाइट। मतलब इस फॉर्मूले को आप किसी भी सैटेलाइट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे अर्थ के लिए बात करी थी। अब देखो अर्थ का ना कुछ आपको डायमेंशन पता है चीजें, जैसे आपको पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 10⁻6 मीटर, और जी आपको पता ही है पहले से। जब आप इन्हीं सब डाटा को यहाँ पुट करोगे तो फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको सिंपली मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है अर्थ की वजह से, तो इसको हम सिंपली जी लिख देते हैं। वो किसके बराबर आएगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार इसको हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 10 भी एज्यूम कर लेते हैं
कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बस, ठीक है, जिससे हमारा आंसर ज़्यादा डिफर नहीं करता। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगर एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 9.81 लेना है आपको, तो आपको 9.81 ही लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है ना कि आपको 10 कि कोई वैल्यू दिया ही नहीं जी का, तो आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि जी की वैल्यू 9.81 है, तो आपको 9.81 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला क्या आ चुका है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू में मास अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, उस सैटेलाइट का मास गिवन है मुझे, द मास ऑफ सैटेलाइट इज 1/4 द मास ऑफ अर्थ, ये गिवन है आपको। रेडियस ऑफ सैटेलाइट इज 2/3 रेडियस ऑफ अर्थ। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर अ गिवन सैटेलाइट। आपको बताने है कि इस सैटेलाइट की के लिए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, सैटेलाइट के लिए बात हो रही है तो लिखते हैं जीएस। आपको जीएस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पे निकालना किसके लिए, सैटेलाइट के लिए, तो क्या लिखूंगा जीएस, कैपिटल जी हमेशा सेम रहेगा चाहे कहीं चले जाओ आप, इनटू में मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड में स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब मुझे बोला गया है मास ऑफ सैटेलाइट क्या है, 1/4 ऑफ मास ऑफ रेडियस, सॉरी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सैटेलाइट कितना है, 2/3 द रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो जब आप यहां पे इन सभी की वैल्यू पुट करोगे, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये कितना होगा, 4/9 आर स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 9/16 जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी, मतलब ये किसके लिए, अर्थ के लिए, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल जी। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर अ गिवन सैटेलाइट इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है जी। ओके, कई बार ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बोल देगा आपको। मान लो मेरे पास कोई 2 सैटेलाइट है, ठीक है, और बोला गया है कि उनके मास का रेशियो इस तरीके से है 3/4 और रेडियस का रेशियो मान लो इस तरीके से RS1 RS2 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो आपको बताना है जी का रेशियो बताना है फॉर सैटेलाइट 1 एंड 2। निकाल सकते हैं ना भाई, फॉर्मूला तो मेरे पास वही है। तो क्या लिखूंगा मैं, द स्मॉल जी फॉर S1 सैटेलाइट इज जी मास ऑफ सैटेलाइट S1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सैटेलाइट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू में मास ऑफ सैटेलाइट ऑफ 2 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये कैपिटल जी तो दोनों से कट गया। अब यहां पे क्या बच रहा है, देखो MS1 अपॉन में MS2, ठीक है। अब ये चीज ऊपर चली जाएगी तो क्या लिखूंगा, RS2 का स्क्वायर डिवाइड बाय RS1 का स्क्वायर। तो इनका दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे इनका रेशियो गिवन है, ये कितना है 3/4। अब ये कितना है, देखो मुझे दिया है RS1 अपॉन RS2 दिया है 4/3। अगर इसको मैं फ्लिप कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3/4 फ्लिप करने के बाद, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9/16, ठीक है। तो जो मेरे पास रेशियो होगा
दोनों सेटेलाइट का वैल्यू ऑफ स्मॉल जी का, तो कितना आ जाएगा 27/64। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो इस रिलेशन के ऊपर। अब ना नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन इन स्मॉल जी। मतलब आपका जो स्मॉल जी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी आपने क्या देखा है कि जी डिपेंड करता है खाली मास ऑफ द प्लेनेट पे। अभी तक आपने क्या देखा है कि जो जी डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ सैटेलाइट पे, एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तक आपने ये देखा है। और ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं जी की, वो सरफेस पे निकाल रहे हैं, ये बात भी याद रखनी है आपको। अगर मान लो मेरे पास ये कोई भी सैटेलाइट है तो यहां पे हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं सरफेस के ऊपर। अगर आप कुछ हाइट पे चले जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी कुछ अलग होगा, वो हम सब देखते हैं यहाँ पे। सो वेरिएशन इन जी क्या है, फर्स्ट क्या है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो वैसे वैसे आपका जो जी की वैल्यू वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, वेरिएशन इन जी विद हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। ठीक है, मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि मान लो कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, सरफेस पे मान लो हमें पता है वैल्यू ऑफ जी क्या है। अगर आप कुछ हाइट पे चले जाओगे, ठीक है, मतलब कुछ हाइट पे आ गए, मान लो ये हाइट मान लो कुछ h है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी होगा इस पॉइंट पे P पे, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी सरफेस पे है, तो सरफेस के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस इज मोर देन वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट P। बात समझ रहे हो, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब डेप्थ के लिए देखते हैं। जैसे ये मान लो कोई भी एक प्लैनेट या सैटेलाइट कुछ भी हो सकता है, अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, जैसे मान लो मैंने सरफेस से, ठीक है, कुछ डेप्थ पे चला गया, इस पॉइंट P पे आ गया मैं, भाई ये डेप्थ मान लो कुछ D है। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू ऑफ G होगा, द वैल्यू ऑफ G एट पॉइंट P अगेन इज लेसर देन वैल्यू ऑफ G एट सरफेस। मतलब यहां पे वैल्यू ऑफ G ज्यादा होगा, इस डेप्थ पे कुछ कम होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। याद रखना है, डेप्थ में जाओगे तो लगातार आपकी वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आप कहाँ पहुँच जाओगे, सेंटर पे पहुँच जाओगे, तो आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमने दो की वजह से चेंज देखा है, अब देखते हैं थर्ड फैक्टर की वजह से जो चेंज आएगा। थर्ड है वेरिएशन इन जी विद स्पेरिसिटी। ठीक है, स्पेरिसिटी की वजह से कैसे, देखो आपको पता है जो आपकी अर्थ है वो कंप्लीट स्पेयर नहीं है। मतलब आप क्या देखते हो कि वो जो मिड में से ब्लज है, ठीक है, मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इन दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस होगा और इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये इक्वेटर और ये मेरा क्या पोलर एक्सिस, और ये इक्वेटर एक्सिस है। इक्वेटर एक्सिस ज़्यादा होती है किससे, पोलर एक्सिस से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आपकी जो अर्थ है वो एक कंप्लीट स्पेयर नहीं है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो पोल पे ज़्यादा होती है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज मोर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। मतलब अगर आप इक्वेटर पे होगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इक्वेटर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पोल की। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशन था जी में। ठीक है, विद सम फैक्टर। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक टर्म आता है फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्री फॉल बोलते हो। इफ ए बॉडी, इफ ए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ड्यू टू ओनली gravitational pull of earth, then object is in free fall। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। ठीक है, तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कुछ। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, या मान लो बॉल है कोई भी, जिसको मैंने रिलीज कर दिया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो अब आप क्या देखते हो कि इस बॉल को कौन एक्सेलरेट कराता है, हमारी ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी बॉल है वो एक्सेलरेट कर रही है ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है इसकी, फ्री फॉल की कंडीशन है। हम बोल सकते हैं कि बॉल किस में है, फ्री फॉल में है। और देखते हैं, अगर आप किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट कर देते हो, ये जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक बॉल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर ये बॉल दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक है, अभी भी आप क्या देख रहे हो, हर टाइम पे जो इसका एक्सेलरेशन था वो किसकी वजह से था, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ। तो आप क्या बोलोगे, अभी भी किस में है, ये फ्री फॉल में थी। अभी मतलब ड्यूरिंग इट्स जर्नी ये किस में थी, फ्री फॉल कंडीशन में थी, क्योंकि हर एक टाइम पे जिसका एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी की वजह से था। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा जो थर्ड एग्जांपल क्या है। देखो मान लो कोई भी मेरे पास सैटेलाइट है। अब आपको एक बात पता है, जो जितने भी सैटेलाइट हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, मून की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मान लो कोई मून है, अब इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, भाई इसके पास भी अपना मास है, इसके पास भी अपना मास है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है, सेंटर एक्सिस के अबाउट ही होता है। ठीक है, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से जो हमारा मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि इस मून का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये भी कौन सी कंडीशन हमारी, फ्री फॉल की कंडीशन है। तो आप एक बात समझ चुके हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है ड्यू टू ओनली ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से, तो वो कंडीशन क्या होती है, आपकी फ्री फॉल होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया मून के केस में, सैटेलाइट आपका कैसा भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, जैसे इनसेट, या आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं अभी। ओके, जितने भी हमारे पोलर सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उन सब की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो हम देख चुके हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। अब एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल कंडीशन, देन इट्स वेट इज जीरो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होगा तो उसका हमेशा वेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके, तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है बस। मतलब हम क्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक इस बॉल का जो वेट होगा वो क्या होगा, जीरो। ऐसे ही जब ये बॉल ऊपर जाएगी और वापसी आएगी, इस जर्नी के टाइम पे इसका भी वेट क्या होगा, जीरो। ऐसे ही इस सैटेलाइट के अंदर जो भी बैठा होगा, ठीक है, उसका भी वेट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है
तो उसका जो वेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं किसके ऊपर, इस फ्री फॉल वाली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि खाली किसके लिए काम करेंगे, इक्वेशन फ्री फॉल के लिए काम करेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पे कुछ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अगर आपको वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है, टाइम पता है, वेलोसिटी निकालना है, तो किसका यूज करते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारा क्या था, पोजीशन टाइम रिलेशन। अगर आपको टाइम पता है, पोजीशन निकालनी है, पोजीशन पता है, टाइम निकालना है, तो किसका यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन का। आपको याद रखनी है सब बातें। थर्ड क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी पता है, पोजीशन पता करनी है, पोजीशन पता है, वेलोसिटी पता करनी है, तो किसका यूज करता हूं मैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन का, या इक्वेशन कुछ भी बोल दो इसको। अच्छा, ये तो बात थी कि अगर हमारा एक ऐसा हो पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारा एक ऐसा हो जाएगा नेगेटिव, जैसे आप क्या देखते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, चलो मैं आपको न्यूमेरिकल में अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा। देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई भी एक बॉल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी u इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जहां से आप किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट करो, रिलीज करो, वहां पे आप क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, इससे ऊपर सब पॉजिटिव होगा, नीचे सब कैसा होगा, नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होता है, हमारा जी के बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप क्या देख चुके हो, जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ है। ठीक, अब क्या होगा, देखो, जब आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हो तो आपकी बॉल ऊपर जाती है कुछ। अब लगातार ये आपका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे जो हर एक सेकंड में आपकी कितनी वेलोसिटी कम हो रही है। अगर आप क्या देखते हो कि मेरा जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप एक बात बोल सकते हो, मेरी हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरी हर एक सेकंड में 10 वेलोसिटी कम होती जा रही है। वो किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और फाइनली मान लो आप यहां पहुंच गए, इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया वाई डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एच मैक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एच मैक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। अब देखो, एक टर्म और आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई, देखो, पहले आप ऊपर की तरफ, पहले बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये बॉल नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो पहले इसको टाइम लगा असेंडिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जो ऊपर जाने में टाइम लगा आपको। अब ये बॉल नीचे आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब इन दोनों का जो समीशन होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लिया, एच मैक्स भी देख लिया। अब और कुछ बातें और देखते हैं जैसे। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बताया आपको कि हर एक सेकंड में आपकी कितनी वेलोसिटी कम होती है, 10 मीटर पर सेकंड। किसकी वजह से,
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि आपका जो एक्सेलेरेशन है वो ऑपोजिट है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। इस वजह से ये जो हमारी बॉल है वो डीएक्सेलेट करेगी, रिटार्ड करेगी ऊपर जाते समय। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बॉल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया यू से, तो लगातार ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अब नीचे की तरफ हमारा जी एक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये बॉल यहां पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई u1, बट कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, ये तो बात जानते ही हो आप। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच गई है, यहां वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई इसकी u2, कुछ टाइम के बाद मान लो यहां पहुंच गई, यहां वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई इसकी u3। अब ये बॉल दोबारा कहां, फिर ये फाइनली कहां पहुंच जाएगी, अपने एच मैक्स पे। अब फिर एच मैक्स के बाद ये बॉल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये बॉल यहां पे आएगी, पहले बॉल ऊपर जा रही थी, जब ये बॉल दोबारा इसी पोजीशन पे आएगी तो अब इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, -u3। माइनस क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो नीचे की तरफ है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वेलोसिटी की, वो किसके बराबर होगी, जो इस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी थी। ठीक है, ऐसे में क्या बोलूँगा, जब यहाँ पहुँचेगी बॉल तो वेलोसिटी मेरी नीचे की तरफ होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा अभी भी वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर यहाँ वेलोसिटी थी 20 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -20। ये बात हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास इसी तरीके से -u1। और जब ये दोबारा हिट करेगी ग्राउंड को तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, नीचे की तरफ u। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है, सब कुछ याद रख लो, नहीं तो मैं आपको बता भी दूंगा मैथमेटिकली भी कैसे इसके बराबर। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जल्दी से। मान लो मेरे पास कोई भी एक बॉल है, उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया 40 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछा गया है, देखो फाइंड द एच मैक्स, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, and third is find the velocity when displacement is 20 मीटर। ओके, तो हमें सब चीजें निकालनी है। और एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी में साथ साथ हो जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। तो आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर करना है 1 बाय 1। देखो कैसे करेंगे भाई, हमें तो बेसिक से स्टार्ट करना है अगेन, कि भाई हमारी बॉल यहां से स्टार्ट हो रही है, इसको आप क्या बोलते हो, ओरिजिन। अब जो हमारा एक्सेलेरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है 10 है, वो नीचे की तरफ पता नेगेटिव है वो। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं गिवन सब कुछ। भाई इनिशियली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, मतलब वो नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एच मैक्स। एच मैक्स बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट होता है वाई डायरेक्शन में जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया वाई डायरेक्शन में वो हमारे एच मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है 40, मुझे यहाँ पता है वेलोसिटी 0। ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, इक्वेशन थर्ड का। तो इक्वेशन थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, तो देखो v कितना है मेरा 0, u कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600, a कितना है देखो -10। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एच मैक्स के बराबर है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एच मैक्स कितना आ गया मेरे पास 80 मीटर।
ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, अभी बताया था मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। भाई देखो जब आप ऊपर जा रहे हो इस तरीके से, जब बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है 40, यहाँ कितनी है 0, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। देखो मुझे वेलोसिटी पता है, दोनों पॉइंट्स पर टाइम निकालना है। सपोज करो जो आपका टाइम ऑफ असेंट है वो कितना आ रहा है t1, ठीक है। अब मुझे पहले वो t1 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी पता है, दोनों पॉइंट्स पे आपको टाइम निकालना है। तो देखो टाइम पता हो, वेलोसिटी निकालना हो, सॉरी वेलोसिटी पता हो, टाइम निकालना हो, तो किसका यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना है 0, u कितना है 40, a कितना है -10, और ये टाइम किसके बराबर है, t1 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास t1 कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं टाइम कितना आ गया मेरे पास, टाइम ऑफ असेंट कितना है 4 सेकेंड। अब रहेगा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे, देखो मान लो आप यहां पे आ गए, भाई पहले आप गए थे इस पॉइंट ओ से पी पे गए थे, फिर आप आ रहे हो पी से ओ पे आ रहे हो दोबारा वापसी, ठीक है। आप कहां पे आ रहे हो दोबारा, पी से ओ पे आ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे भाई, टाइम ऑफ असेंट था ओ से पी पे जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट होगा पी से ओ पे आने का टाइम, ठीक है। तो इनिशियली यहां वेलोसिटी कितनी है 0, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -40, अभी बताया था मैंने आपको। मतलब सेम लेवल पे ना आपकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। देखो अभी मैंने यहां बताया था आपको, आपने क्या देखा था कि यहां पे लेवल सेम है, यहां पे लेवल सेम था, तो जो वेलोसिटी यहां पे है वही वेलोसिटी यहां पे भी है, ठीक है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, बट नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। बस डायरेक्शन ऑपोजिट है आपका वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगर यहाँ 40 है तो जब ये बॉल दोबारा यहाँ पे आ जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब आप पी पे थे 0, इनिशियल वेलोसिटी जब आप पी से ओ की तरफ मूव कर रहे हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -40 मीटर पर सेकेंड। तो आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई -40, इनिशियल क्या थी 0, ए कितना है -10, ये टाइम मान लो कितना है मेरे पास t2, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो मेरे पास t2 कितना आ गया 4 सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 लगा जाने में और 4 लगेगा आने में। ऑब्वियसली जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही टाइम लगेगा आने में। अगर आपने, या आप बात कब बोलते हो, जहां से आपने बॉल को फेंका और वहीं पे आप बॉल रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा आने में भी। ये बात याद रखना छोटी सी। तो यहां से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8 सेकेंड, ठीक है। या फिर इस चीज को ना आप इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो मुझे निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितने टाइम तक मेरा ऑब्जेक्ट एयर में रहा था। इनिशियली बॉल यहां पे थी और फाइनली बॉल यहां पे आ जाएगी, घूम के दोबारा यहीं पे आ जाएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई डायरेक्शन में 0। इस तरीको इसको मैं इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकता हूं, इसका दूसरा मेथड है। सो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है 0, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड क्या होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन के लिए, तो क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू में टाइम t प्लस में हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में 40, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करना है, ए कितना है मेरे पास -10, ये माइनस बाहर आ चुका है पहले, इनटू में टी स्क्वायर। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा -40t, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 से 0 चला गया, तो मेरे पास टाइम कितना आ गया अगेन यहां से भी 8 सेकेंड।
ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है, बट आपको दोनों याद रखते हैं, मतलब बेसिक हैं दोनों। अब हम लोग देखते हैं, पूछा गया था आपसे फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। आपको बताना है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, तो मैं किसका यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। वी फाइंड आउट करना है, यू कितना है 40 का स्क्वायर, ए -10 बता चुका हूं मैं आपको, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 20। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1600, ये कितना होगा 400, तो यहां से मेरे पास आ गया 1200, ये बराबर किसके है, वी स्क्वायर के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू +-10√12 मीटर पर सेकेंड। आपको मैंने बताया भी है पहले कैसे लिखते हैं, देखो 12 इंटू में 100 लिख सकता हूं ना, जब मैं अंडर रूट करूंगा तो अंडर रूट 100 क्या होता है 10, और अंडर रूट 12 यहां पर रह गया। इसको मैं और भी लिख सकता हूं इस तरीके से भी, +-20√3, बट 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 3, जब 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 अंदर रह गया, ठीक है। अब आपने क्या देखा, एक वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव, एक वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जब ये बॉल ऊपर जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इसने एच मैक्स कितना अचीव किया 80 मीटर, मतलब ये कहां तक जाने वाली थी पहले 80 मीटर तक जाने वाली थी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो एक बार तो 20 मीटर यहां पे आ जाएगा, देख रहे हो यहां पे कहीं पे, मतलब यहां पे बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहां तक 20 मीटर, और बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है। जब ये बॉल दोबारा घूम के आ जाएगी यहां पे तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 20 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फाइनली बॉल यहां पे है तो ये अगेन डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो अब वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, बट वो वेलोसिटी कैसी होगी मेरी, नेगेटिव होगी। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। आपको बताना है कि किस टाइम पे वेलोसिटी, सॉरी 6 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है आपको, टाइम पता है वेलोसिटी बतानी, तो किसका यूज करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन का। u कितना था मेरे पास 40, a कितना था मेरे पास 10, टाइम कितना है 6, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं क्या है, मतलब भाई यहां वेलोसिटी कितनी है 40, और यहां पहुंच जाओगे आप 4 सेकंड पे, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। तो 6 सेकंड पे आपको यहां पे होगे, देखो बॉल पहले ऊपर गई फिर बॉल नीचे आ रही है, 6 सेकंड पे आप यहां पे होगे और आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो इसी वजह से आपकी जो वेलोसिटी कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है बेटा। तो छोटा सा आइडिया था फ्री फॉल के बारे में।